नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, नित्य प्राय जब भी आते हैं आपके समक्ष कुछ नया लेकर आते हैं। और पिछले वीडियो में हम जान रहे थे सौंदर्य की नदी नर्मदा, एक यात्रा वृत्तांत है जो कि विरचित है अमृतलाल वैगड़ जी द्वारा। तो हम इसमें जानेंगे भाग 12। 11वां भाग हमने जान लिया था। 11वें भाग में हमने होशंगाबाद से हंडिया जाना, और अब हम जानेंगे हंडिया से ओंकारेश्वर। परिक्रमा दिन ब दिन महंगी होती जा रही थी। ज्यों-ज्यों जबलपुर से दूर होता जा रहा हूँ, खर्च बढ़ता जाता है। जिसे साथ लेता जाता हूँ, उसका पूरा खर्च अच्छा पारिश्रमिक देना पड़ता है। इस साल जेब बिल्कुल खाली है, परिक्रमा पर कैसे जा सकूँगा? अब अगली परिक्रमा शुरू हुई है, इनकी ध्यान रखिएगा। भिक्षाम देहि, परिक्रमावासी को भिक्षा देने माँगने में शर्म कैसी? भिक्षा कोई भीख नहीं है। भीख नहीं, इसलिए भिक्षा माँग कर भी परिक्रमा कर जाऊँगा। किससे माँगूँ? कांता से ही। अग्नि को साक्षी मानकर जिसका हाथ पकड़ा, उसी के आगे हाथ पसारने में कैसी झिझक बहुत हुई, पर वाणी में जितनी बन सकी उतनी मिठास लाते हुए बोला, तुम तो बहुत उदार हो। चिर शरद की शादी में समय बहू के गहने बनवाने के लिए तुमने अपने गहने बिना मांगे दे दिए। इस बार परिक्रमा पर जाने के लिए पैसे की सुविधा नहीं हो रही। तुम ही अपनी अंगूठी दे दो, मेरा काम बन जाए। आगे क्या जवाब आया देखिएगा। मेरी आंखों में याचना की झलक देखकर कांता हंस पड़ी, बोली, इतनी सी बात कहने के लिए ऐसा स्तुतिगान? फिर तो कांता ने मुझे अंगूठी दी, अंगूठी मैंने सुनार को दी, सुनार ने मुझे रुपए दिए, रुपए मैंने अंटी में बांधे और परिक्रमा पर निकल पड़ा। ठीक दशहरे की सुबह हंडिया से चले। तारीख है 4 अक्टूबर 1984 और साक्षी है अनिल और श्यामलाल। अनिल मेरा छात्र है, 19 बरस का लंबा छरहरा नौजवान। श्यामलाल लंबा तगड़ा गौंड नौजवान है। दोनों ही लाभ और शुभ जैसे दुर्लभ साथी। यात्रा आरंभ करते समय ज्ञानी दादू कर्मठ कक्का और फक्कड़ रम्मू की याद सहज ही हो आई। हंडिया नर्मदा का मध्य है, इसलिए नर्मदा का नाभि स्थल कहलाता है। अभी तक हमें अमरकंटक पास था, अब समुद्र पास होता चला जाएगा। रात सीगने में रहे। यहाँ से हमारा मार्ग साठ झाड़ी में से है। ओंकारेश्वर की झाड़ी शुरू हो गई है। सोगाना में काफ़ी पेड़ है, इनके बड़े बड़े पत्ते भी के हैं और फटे पुराने लगते हैं। तीसरे पहर जोगा पहुंचे। यहाँ नर्मदा में एक टापू पर किला है। इस ओर की धारा बंद हो चुकी है। चट्टानों पर से होते हुए किले में आ गए। नदी के मध्य में स्थित यह किला किसी परिकथा के किले की याद दिला रहा है। किसी गौंड राजा द्वारा निर्मित इस किले के स्थापत्य में एक प्रकार की बलिष्ठता झलक रही है। किले के ऊपर से दूर दूर तक नर्मदा दिखाई दे रही है। आज सुबह से हम नर्मदा के बीच काफ़ी झाड़ियाँ देखते आ रहे थे। यहाँ भी खूब झाड़ियाँ हैं। पानी के बीच उगी झाड़ियों और अस्पष्ट किनारों के कारण नर्मदा और अस्त व्यस्त नजर आती है। सुबह गड़वाहट पकड़कर शाम को पुनर्घाट आ गए। शाम को अंधेरा उतरने लगा तो मछुआरों के कई जोड़े अपने अपने ढोंगों में मछली पकड़ने चल दिए। मछुआरा जाल फैलाता, स्त्री नाव खेती, नदी में से दूर दूर तक निकल जाते। रात किसी टापू पर बिताकर सुबह घर लौटते। दिन हो या रात, हर पल कोई न कोई मछुआरा कहीं न कहीं मछली की टोह में बैठा दिखाई देता। सुबह चले, हमारी गड़वाहट नदी के पास ही है। झाड़ी में से नर्मदा झांक रही है। यदि दिखाई नहीं देती है तो सुनाई बराबर पड़ती है। दोपहर को पड़ा मोला। यहाँ जामदी नदी नर्मदा से मिली है। एक किसान ने अपनी झोपड़ी के आसपास साग सब्जी लगा रखी है। हमने उससे सब्जी मांगी, लेकिन वर्षा न होने के कारण उसकी सब बागिया सूख रही थी। उसने पूरी बगिया खकोरी, तब कहीं 3 गिलकी, 10 भिंडी और 20 बरकटी मिली। शाम को बटेश्वर घाट पहुंचे। यहाँ के लोगों ने बताया कि अब नर्मदा छूट जाएगी, अब ओंकारेश्वर के पास ही मिलेगी। नर्मदा का किनारा इतना दुर्गम है कि और झाड़ी इतनी सघन है कि वहाँ
से कोई रास्ता नहीं जाता, आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं माने। बलड़ी और बघनिया के बाद परिक्रमावासियों का आसान मार्ग छोड़कर सरई आ गए। यहाँ से नर्मदा के किनारे किनारे चले, छोटी तवा पार करके शाम को जमोटी पहुंचे। चट्टानों में से बहती हुई नर्मदा यहाँ कितनी संकरी हो गई। यही तो नर्मदा की विशेषता है। वह कब विराट में से वामन, द्रुत में से विलंबित, गहरी में से उथली, चौड़ी में से संकरी, या नन्ही नाजुक में से जा जुझारू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हल्ला गुल्ला उसे पसंद है, लेकिन कोमल और शांत बनने में भी देर नहीं लगती। बड़ी अप्रत्याशित नदी है यह, आज कुछ कल कुछ, बिल्कुल दूसरी। यहाँ नर्मदा के मध्य में एक विशाल शिलाखंड, ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रागैतिहासिक पशु पूंछ दबाकर बैठा हो। जमेटी गांव, क्या गवई भी नहीं। गांव और गवई, गवई का मतलब छोटा सा गांव है ना, और गांव मतलब बड़ा गांव होता है। चरवाहों के 6-7 छप्पर भरे हैं। दूर दराज के इस भूले बिसरे वन ग्राम में शायद ही कोई आता होगा। यहाँ किसी के यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं थी। जाए तो कहाँ जाए। एक ग्रामीण ने कहा, आइए जगह बनाता हूँ। हम वह हमें इमली के एक पेड़ के नीचे ले गया। यहीं रहिए। वहाँ गोबर का ढेर लगा था और हजारों मक्खियाँ भिनभिना रही थी। यहाँ कैसे सो सकेंगे। जगह पसंद नहीं। नहीं, आइए दूसरी बताता हूँ। वह हमें इमली के एक दूसरे पेड़ के नीचे ले गया। जहाँ जब पेड़ के नीचे सोना है तो हमें अपनी पसंद का पेड़ क्यों न चुने। सो एक तीसरे पेड़ के नीचे डेरा डाला, वहीं सोए। करतल भिक्षा करतलवास। करतल भिक्षा की नौबत तो नहीं आई, पर तरुतलवास तो आज है। करतल भिक्षा तरुतलवास एक कहावत है, मतलब जो पदयात्री होते हैं ना, उनके नीचे, उनके लिए है। रात का तीसरा पहर था। दो भैंसे लड़े, एक भागा, दूसरे ने पीछा किया। दोनों मेरे पैर के बिल्कुल करीब से भागे। इतने रौंदे जाने से मैं बाल बाल बच गया। मुंह ढांप कर सोया था, इसलिए इस भयंकर दृश्य को देखने से बच गया। वृद्धावस्था में भी जब पुत्र परिवार से घिरा बैठा हो जाऊंगा, तब अनायास हो गया यह परिक्रमा उन्हें जरूर सुनाऊंगा। सुबह चले, यहाँ से हमें गर्वाहट मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में वह संकरी होते होते पगडंडी में बदल गई। आगे जाकर पगडंडी भी गायब हो गई। हम घने जंगल में घुस आए थे। कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते। कभी कभी तो यही समझ में नहीं आता कि हम जा रहे हैं या आ रहे हैं। हमारे चारों ओर अपना चौड़ा सीना ताने घना जंगल, एकांत जंगल खड़ा था। बड़ी मुश्किल से एक गम पगडंडी मिली। काफी दूर जाने के बाद गायों के गले की घंटियां सुनाई। आवाज दी, कोमल सुरीली आवाज। वहां जरूर कोई चरवाहा होगा, उससे राह पूछेंगे। गायों का झुंड तो मिला, पर कोई चरवाहा नहीं। फिर भी आशा बंधी कि गायें हैं तो गांव भी होगा। काफी चलने के बाद एक जंगल का घना हो आया। अचानक पेड़ों में से झांकती नर्मदा दिखाई दी। थोड़ी देर में रामघाट में के मंदिर पहुंचे। पास के ढोल कोड़ गांव है एक छोटी सी नदी आकर यहाँ नर्मदा में मिली है। उस संगम पर है ये मंदिर। नदी की रेत में चीते के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। कुटी के बाबा ने बताया कि रोज रात को ये पानी पीने आते हैं। पिछले 3-4 साल से बादल हो रहे हैं। इन साल भी पानी खूब कम बरसा है। फसलें खूब रही। किसान बड़ी आस लगाए आसमान पर की और जो हो रहे हैं, लेकिन पानी है कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहा। आज शरद पूर्णिमा की रात है, लेकिन न शरद है न पूर्णिमा। बेहद गर्मी है और चारों ओर अमावस्या की रात सा गुप्त अंधेरा छाया हुआ। सुबह उठे तो प्यारी प्यारी बूंदाबांदी शुरू हो गई। मिट्टी में से सौंधी खुशबू आ रही थी। आज जा न सकेंगे, यहाँ यहीं रुकना होगा। शाम तक बूंदाबांदी थम गई। सुबह देखा, रेत में चीते के पैरों के ताजे निशान बने हुए हैं। रेत मानो नदी तट की विजिटर बुक है, जिसमें हर यात्री का नाम अपने आप दर्ज हो जाता है। आसमान बिल्कुल साफ हो गया, शीशे की तरह। बोझा लादा और चल पड़े। नदी के दोनों ओर चट्टाने ही चट्टाने। नदी मानो अनंत पथरीले जंगल में से होकर बह रही है। कल तक नर्मदा बनमाला थी, अब शैलमाला है। जो जो आगे बढ़ते गए
है ना। जो जो आगे बढ़ते गए नर्मदा सक्रिय होती गई, तीसरे पहर आसिंदर आ गए। पास में है पुनावा कॉलोनी, यहाँ भी चट्टानें मानो नर्मदा के चारों ओर घेरा बनाए खड़ी है। बांध के लिए यह सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ नर्मदा पर बड़ा भारी बांध बनने जा रहा है। उसके बने जाने पर प्यासी धरती को जीवनदायिनी जल मिलेगा। वह धन्य धान्य से लहरा उठेगी। यहाँ नर्मदा के तट पर किसी बाबा की कुटी खाली पड़ी थी, उसी रात उसी में रहे। अब चट्टानें बड़ी विकट है, खड़ी और ऊंची, और पानी उनमें से सटकर बहता है। बहुत संभल कर चलना पड़ता है। जरा चूके और गए, फूंक फूंक कर और तोल तोल कर हम एक एक कदम रख रहे थे। कहीं पर्वतारोहियों की तरह सधे पांव ऊपर चढ़ते, तो कहीं चारों चोरों की तरह दबे पांव नीचे उतरते। चिलचिलाती धूप और तप्त चट्टानों के कारण पसीने में नहा उठते थे, लेकिन मन के उल्लास का क्या कहना। और नर्मदा कितनी लचीली है यह नदी, कैसे मोड़ लिया उसने यहाँ चारों ओर चट्टानों की मानो गुड्डी की गुड्डी रखी है। एक जगह चट्टानों की उठती गिरती कतार बंधनवार सी लहराती चल गई। पर अब नदी के किनारे किनारे आगे जाना संभव नहीं। ऊपर झाड़ी में से जाने के सिवाय कोई चारा नहीं, इसलिए झाड़ी में से निकले से चले। बड़ी हुई जंगली घास में कमर तक धंस जाते। घास की नोकें कपड़ों को भीग जाती और कांटों सी गड़ती। बड़ी मुश्किल से एक पगडंडी मिली, लेकिन वह हमें नर्मदा से दूर ले गई। एक ही नाले को 7 बार पार करके एक गांव पहुंचे। वहां से हमें टकारी की गड़गड़ाहट मिली। हमारे दोनों ओर घना जंगल था। श्यामलाल कहता, जंगल भगवान के लगाए बाग बगीचे हैं। मार्ग में पेड़ के नीचे 6-7 भील बड़े बड़े कुल्हाड़े लिए बैठे थे। हमें टकारी का मार्ग समझा ही रहे थे कि एक भील स्त्री अपने बच्चों को लिए वहां से निकली। लीजिए, यह उस ओर जा रही है, आप इसी के साथ हो लीजिए। इसी बियाबान जंगल में एक स्त्री को अकेले जाने में डर नहीं लगता होगा। हम उसके साथ हो लिए। चारों ओर ऐसी निविड़ निस्तब्धता थी कि हमें लगता हमारे कानों ने काम करना बंद ही कर दिया। टकारी काफी दूर था। पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। नर्मदा में डुबकी लगा दी तो थकान दूर हो गई। गांव में 6-7 झोंपड़े ही हैं। एक स्त्री ने हमें आश्रय दिया। झोंपड़े में वह थी और उसके वृद्ध पिता थे। सामने रखा ही था कि बड़े बड़े सामान रखा ही था कि बड़े बड़े चूहे आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। एक दो ने तो हमारे ऊपर भी छलांग लगा दी। रात में सोएंगे कैसे? स्त्री ने कहा, बाहर खुले में सोइए, वहां उतना परेशान नहीं करेंगे। सामान सिरहाने रख लीजिए। मैंने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ? वह वहाँ गांव पर, वहाँ हमारी खेती है, यहाँ हम गाय भैंस चराने आए हैं। यहाँ चारा अच्छा है, खूब दूध होता है, घी बनाकर बेचते हैं। तुम्हारे बच्चे भी गांव पर है? उसका चेहरा कुम्हला गया। गहरी सांस लेकर बोली, मेरे 2 बच्चे थे बाबा, दोनों मर गए। अनजाने में ही मैंने उसकी दुखती रग को छू दिया। उसकी सूनी गोद की उसे याद दिलवा दी। आदर वाणी में वह बोली, बच्चा होने का कोई गाली हो तो दो न बाबा, सॉरी गोली हो तो दो न बाबा। हाय, उनको वैदी समझ रही है, मतलब यात्रियों को। कैसी अंतर्वेदना थी, मन को छू लेने वाली गहराई। वह मेरी ओर देख रही थी और जवाब मांग रही थी, अच्छा सा जवाब जो उसके जीवन में आशा जगा सके। मैं सहसा बोल उठा, तुम दूध पीती हो या चाय? चाय। बस यही तो गलती करती हो। तुम्हारे घर ढेरों दूध उतरता है और फिर भी तुम चाय पीती हो। दूध पियो, दूध। तुम पति पत्नी खूब दूध पियो, भगवान जरूर भला करेगा। सच सच बेटी, सच। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। प्रकाश की किरण जैसे साथ उसके हाथ लग गई। मैं झूठ बोला था, लेकिन उस दिन भी मुझे लगा था कि आज भी लगता है मेरे इस झूठ में भी सच है। सुबह चले, दोपहर तक धारा क्षेत्र पहुंच जाएंगे। इस तट पर धारा क्षेत्र, उस तट पर धायंडी कुंड। नर्मदा में से छोटे बड़े कई प्रपात हैं। उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी तो ललचाई अधीरता के से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर में प्रपातों के पास आ गए। यहाँ बड़े बड़े शिलाखंडों से टकराता हुआ
पानी तेज गति से बह रहा था। एक युवा प्रपात के पास अड्डा जमाए इसमें से उठते हुए जलकणों में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। कैसा छोटा सा इंद्रधनुष! जापान में विशाल वृक्षों को पौने कद का बनाकर गमलों में उगाते हैं, इसे बोनासाई कहते हैं। नर्मदा ने जैसे यहाँ अपने गमले में बोनासाई इंद्रधनुष उगाया है। हवा के झोंकों के कारण इंद्रधनुष झूलता सा प्रतीत होता था। इसी लहराते हुए इंद्रधनुष के पास हमने खाना बनाया। क्या ठाठ है हमारे! देखिए, ये छोटे वृक्षों को लगाने वाली जो प्रकृति है, आज हम यूट्यूब वगैरह पे कभी कभी देख लेते हैं, उस समय लेखक ने कितने पहले देख ली थी। सोचिए कितने आगे हैं। ये प्रपात पर्वतीय घाटी को शोर और फुहार से भर देते हैं, लेकिन हम कानों से इतना सुन रहे थे, माफ़ करिएगा, हम कानों से इतना सुन रहे हैं, उससे ज़्यादा लोभी आँखों से देख रहे हैं। उस तट के प्रपात बड़े हैं, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं देते। प्रपातों के मध्य में एक विशाल चट्टान का एक मछुआरा जाल फैला रहा था। मैं सोच रहा था कि वह वहाँ कैसे पहुँचा होगा कि हमारे पास खड़े मछुआरे ने छलांग लगा दी और उफनती धाराओं को चीरता हुआ वहाँ जा पहुँचा। मछुआरे नदी की पहलांगोठी की संतान होते हैं। पहलौठी की संतान होते हैं मतलब पहली वाली संतान होते हैं नदी के। मतलब जो पहला बच्चा होता है वो बहुत स्वस्थ और मतलब नदी के वो माँ के ऊपर ही गया होता है, तो मतलब वो नदी पानी वाली है, तो वो इसी तरह का होगा। कहने का मतलब ये है। मछुआरों ने हमसे कहा कि अब नर्मदा तक छोड़ना होगा। दूर तक चली गई किले की दीवार, थोड़ी सी चट्टानी का गार भी मानो हम से यही कह रही थी, यहाँ मनुष्य के लिए प्रवेश निषेध है। एक ग्रामीण वहाँ आया, उसने कहा, यहाँ से गड़वाहट से पुनासा जाइए, वहाँ से इंधावाड़ी होते हुए सतमात्रा जाइए, वहाँ फिर नर्मदा मिल जाएगी। तो हम अभी भी पुनासा के ही इर्द गिर्द घूम रहे थे। पुनासा जाने की हमारी अनिच्छा देखकर उसने कहा, चलिए मेरे गांव ही चलिए, मेरे घर रहिए, वहाँ से इंधावड़ी और भी पास पड़ेगा। उस ग्रामीण के साथ घने जंगल में होते हुए उसके गांव भंवरला पहुँचे। उसके घर जाकर आश्चर्यचकित रह गए। जिप्सियों जैसे बड़े घेरे के पिंडलियों तक के लहंगे, रंग बिरंगी चोली, छोटी सी ओढ़नी और बड़ी बड़ी चूड़ियों के कारण इनकी स्त्रियां कितनी आकर्षक लग रही थी। तो ये बंजारे थे। पुरुषों की पोशाक में तो बंजारों की एक भी विशेषता न रही गई थी, लेकिन स्त्रियों में अपना पहनावा ज्यों का त्यों रखा था। इस गांव में यह नस्ल कहाँ से आ टपकी थी। आंगन को घेर कर इनके 6-7 घेरे थे और आज हम इन्हीं के अतिथि थे। सुबह चल दिए। चिलचिलाती धूप के कारण इंधावाड़ी पहुँचते पहुँचते पसीने में से नहा उठे। सूरज मानो भूल गया है कि अभी गर्मी नहीं, सर्द है और ताकत से तप रहा है। आज का ही दिन था जब सारा दिन नर्मदा के दर्शन नहीं हुए थे। रात इंधावाड़ी में रहे। अब इंधावाड़ी से आगे क्या हुआ देखिए आप। ये लास्ट पृष्ठ है। दूसरे दिन के पहले 7 मात्रा पहुँचे। यहाँ फिर नर्मदा मिल गई। ऊंचे किनारे के भ्रग नदी में से देखने लगा, कहीं काल रानी दिखाई देती तो नहीं देती। नर्मदा तट का बस यही एक गांव हमसे छूट गया था, लेकिन वहाँ घनी झाड़ी के सिवा और कुछ न था। लोग भी कहाँ कहाँ अपने घोंसले बना लेते हैं। यहाँ से फिर किनारे किनारे चले। चट्टानें विकट थी और कई बार लगता कि अब हम किनारा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अनिल और श्यामला की कहीं न कहीं राह निकाल ही लेते हैं। कावेरी संगम पहुँचते पहुँचते दोपहर हो आई। अब ओंकारेश्वर बिल्कुल पास है। थोड़ी देर में मंधाता आप गए। ठीक सामने है ओंकारेश्वर। नर्मदा तट का सबसे बड़ा तीर्थ ओंकारेश्वर एकदम सामने है। 2 मिनट का भी रास्ता नहीं। फिर भी नर्मदा के बीच एक टापू पर स्थित होने के कारण परिक्रमवासी वहाँ नहीं जा सकता। ओंकारेश्वर कितना पास, फिर भी कितना दूर। मंधाता छोटी सी जगह, मकान कम, धर्मशालाएं अधिक। हम एक धर्मशाला में ठहरे। यहाँ कल भी रहेंगे। 12 दिनों के वनवास के बाद आराम का एक दिन मनाया जा सकता है ना। तो ये था अमृतलाल वेगड़ जी का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत सौंदर्य की नदी नर्मदा का भाग 12 है ना, जिसका नाम है हंडिया से ओंकारेश्वर। अब ओंकारेश्वर से खलघाट
जो है वो चले। और ये खलघाट शायद लास्ट है यात्रा का। और अभी हम तकरीबन आधे से ज़्यादा इसको पढ़ चुके हैं। तो हम अगले वाले में जानेंगे खलघाट ओंकारेश्वर से, ठीक है। तो इस भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।